वेलकम बैक गाइस। और चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे जब जब हमने पढ़ा तो उसमें मैंने पहली बात की थी भाई एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बराबर है। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड देन? एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मैंने आपको बताया उस वक्त कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से? फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो अभी हमें जानना है व्हाट इज एम्पलीट्यूड। सो उसका डेफिनेशन अगर पर्टिकुलरली देखते हैं क्या डेफिनेशन होता है, तो मैं यहाँ पे लिखा कर रखा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है परफॉर्मिंग एसएचएम। ऐसा मोशन जिसे हम एसएचएम कहते हैं, उसमें अगर कोई पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, कहां से? फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। मतलब मान लेते हैं हमारे पास में कोई ये एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका रास्ता ये है, दिस इज द पाथ। सो इट इज द टोटल पाथ, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड टोटल पाथ, ठीक है। आप इसे पाथ लेंथ भी कह सकते हो दिस। अभी मान लेते हैं दिस इज मीन पोजीशन, यानी कि ये मीन पोजीशन है, और दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम सभी लोग कहेंगे कि मोशन यहां से अगर स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से, तो पार्टिकल इस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ऐसे मैक्सिमम दूर कितना जा सकता है? तो आप कहोगे यहां तक, बराबर है। और अगर वापस आना चाहे तो वो इस तरह से वापस आएगा, फिर से मीन पोजीशन से इस तरफ ट्रैवल करेगा और फिर से वापस जाएगा। तो फिर हमने देखा क्या कि ये ज्यादा से ज्यादा मीन पोजीशन से कितनी दूर जा सकता है? मीन पोजीशन से, क्या बोला हमने? मीन पोजीशन से। भैया मीन पोजीशन से ये ज्यादा से ज्यादा दूर इतना जा सकता है, करेक्ट है? ज्यादा से ज्यादा दूर इतना जा सकता है। और हमें पता है मीन पोजीशन से इस तरफ का डिस्टेंस और इस तरफ का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा फिर इसमें से? तो आपको सर ये स्ट्रेट लाइन वाला मीन पोजीशन से लेके यहां तक। तो इसलिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पे जो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आया है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 है, ठीक है। हम कहेंगे सर प्लस माइनस 1 है। साइन 0 कितना होता है? 0, ठीक है। साइन 90 कितना होता है? 1। और फिर साइन 270 कितना होता है? -1, ठीक है। तो हमारे पास में साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, बराबर है। 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और मैक्सिमम वैल्यू इज +1। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास में साइन की वैल्यू ±1 है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल? x इज इक्वल टू, अगर ये +-1 है तो a इंटू +-1। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर +-1 से मल्टीप्लाई कर दो तो बढ़ेगा एम्पलीट्यूड +-1। और इस a को हमें बोलना है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। मतलब दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट और a क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू कहां से गिनते हैं? ये मीन पोजीशन से कहां तक? एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होना चाहिए? तो एम्पलीट्यूड का यूनिट होना चाहिए मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। तो भैया इसका डायमेंशन क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज द लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ द एम्पलीट्यूड कितना होगा? क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज द लेंथ, डायमेंशन क्या होगा इसका? L1। L1 इज द डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ऐसे ही हमें दूसरा डेफिनेशन देखना है, और जिसे कहते हैं पीरियड ऑफ एसएचएम। व्हाट इज पीरियड देन? ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। सो व्हाट इज पीरियड? तो भैया पीरियड के लिए हमारे पास में एक, हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, जब हम रोटेशन डायनामिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था पीरियड का। सो पीरियड ऑफ एसएचएम। अब एसएचएम का पीरियड का मतलब क्या होता है? तो देखो, जब हमारा पार्टिकल इस लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, तो दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट है। तो भैया पार्टिकल जब यहां से ट्रैवल करेगा तो यहां पे जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर अपनी जगह पे वापस आएगा। तो कितना कैसा मोशन हुआ? तो आप कहोगे सर ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर से वापस आया और फिर यहां पे गया।
तो क्या देखा हमने कि एक कंप्लीट पाथ जहां से निकला था, कंप्लीट पाथ के ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा ना उसे। अब पाथ कितना है, ए एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पाथ है, तो कंप्लीट पाथ ट्रैवल करने के लिए लगने वाला समय हम कहेंगे उसका टाइम पीरियड। तो कंप्लीट पाथ कैसे ट्रैवल होगा, तो यहां से इस तरफ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आएगा मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन से परत फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आएगा। तो इस वक्त, इस दौरान जब यहां से इधर गया वापस आया, यहां से इधर फिर से वापस, कितना टाइम लगा, तो हम कहेंगे क्या क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैपिटल टी समय लगा। क्या कहेंगे, कैपिटल टी समय लगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, तो हमने देखा था जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था तो वहां पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, k/m, रूट k/m, करेक्ट, रूट k/m। क्यों, कहां से आया था, तो हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स था kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर हमने यहां से एक्सेलरेशन निकाला था तो ये इस तरफ गया था, तो k/m, सो k/m x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो इसको हमने बोला था ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के वैल्यू क्या होगा, ये, तो दिस इज ओमेगा। नाउ इसमें ओमेगा को अगर यहां पुट कर दो क्या बनेगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाय ओमेगा की जगह पे ओमेगा का वैल्यू रो कितना है, k/m। तो अगर मैं इस, ये होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, ठीक है, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाऊं, मतलब ये जो m है इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं इस न्यूमरेटर के पास में, तो क्या होगा, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π, और ये m अगर ऊपर गया तो k वहीं पे रहेगा और ये रहेगा इस तरीके से अंडर रूट में। तो हमारा टाइम पीरियड बनेगा 2π√m/k। क्या बनेगा, 2π√m/k। तो दिस इज द टाइम पीरियड। अगर आपके पास में मास पता है उस ऑब्जेक्ट का जिसका जो ऑसिलेट हो रहा है, अगर उसका के क्या वैल्यू पता है कांस्टेंट, तो आप आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। यहाँ पे 2π का वैल्यू आपको पता है, तो दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, तो डेफिनेशन क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिखोगे द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बहुत आसान है, ठीक है, कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन आप लिख सकते हो। आप टाइम टेकन बाय a particle performing SHM, time taken by a particle performing SHM to complete one oscillation is called time period ऑफ SHM, और उसका जो फॉर्मूला है ये बनेगा ये वाला, ठीक है, और उसका सिंबल है t। तो भैया t का डायमेंशन क्या आएगा, तो टाइम पीरियड क्या है, समय है, तो डायमेंशन आएगा इसका कैपिटल T1। बस इतना काम करना है आपको, दिस इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है, शुरुआत से जब मोशन शुरू होगा, समझो मेन पोजीशन से मोशन शुरू हुआ, यहां से ऐसे वापस यहां से यहां तक, टोटल टाइम कितना लगता है। तो अगर आपके पास में टोटल समय है 4 सेकंड, तो आप कहोगे 1 सेकंड यहां से यहां तक जाने के लिए, 1 सेकंड यहां से यहां तक आने के लिए, 1 सेकंड यहां से यहां तक जाने के लिए, और 1 सेकंड यहां से यहां तक आने के लिए। तो ये होगा टोटल 4 सेकंड का टाइम पीरियड उस ऑसिलेशन का। एक कंप्लीट मोशन होना चाहिए, मतलब उस पाथ के ऊपर एक कंप्लीट मोशन। तो कंप्लीट कैसे होगा, यहां से यहां वापस, फिर से यहां, फिर से वापस, तो यहां पे पहुंचने के लिए कितना समय लग रहा है टोटल। आप कहोगे सर यहां से जाने के बाद में ये तो वापस पहुंच रहा है, बट दिस इज नॉट वन ऑसिलेशन। विच इज वन ऑसिलेशन, यहां से ये वापस, अगेन वापस, और फिर यहां पे।
ये होगा उसका कंप्लीट ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? अब फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकंड। नाउ हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आता है सिंबल? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी के लिए आप यूज करोगे एफ, ठीक है ना, स्मॉल एफ यूज कर सकते हो या फिर स्मॉल एन यूज कर सकते हो। तो यहां पे लिखता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। आप इसको स्मॉल एम एन बोलो या फिर एफ बोलो। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो आपका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन performed by a particle performing SHM per unit time is called frequency of SHM। देखो ये बेसिक टर्म्स है कुछ। अब ऑसिलेशन, पूरा एक ऑसिलेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर यहां से इधर, फिर वापस, फिर यहां, फिर यहां पर। तो ये टोटल टाइम हो गया, एक ऑसिलेशन का टोटल टाइम ये। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या हो गया? अपनी मीन पोजीशन से निकलो और पूरे पाथ को एक राउंड मार के वापस अपनी जगह पे आ जाओ। तो अगर मैं आपको एक यूनिट टाइम दे देता हूं, जैसे कि 1 सेकंड, क्या बोलता हूं मैं? 1 सेकंड। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप क्या करोगे? बहुत फास्ट करोगे। तो आप क्या करोगे? बहुत फास्ट काम करोगे। बहुत काम फास्ट करोगे का मतलब क्या? आप बहुत तेजी से दौड़ोगे। आप तेजी से दौड़ोगे तो हो सकता है आपने 1 सेकंड में 10 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, ऑसिलेशन कंप्लीट किए। 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किए, मतलब ये कंप्लीट 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और फिर 9वां और फिर 10वां। तो ऐसे आपने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किए 1 सेकंड में। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10। तो मतलब क्या बता रहा हूं मैं कि यूनिट टाइम में हम कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं यूनिट टाइम में। तो आपने यूनिट टाइम अगर 1 सेकंड लिया तो ठीक है, यूनिट टाइम अगर आप 1 मिनट लेते हो तो वो भी रहेगा, यूनिट टाइम अगर आप 1 आवर लेते हो तो वो भी रहेगा। आपको बस यूनिट टाइम में कितना कंप्लीट कर रहे हो ऑसिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप 1 सेकंड ले सकते हो यूनिट टाइम मतलब, आप 1 मिनट ले सकते हो यूनिट टाइम मतलब, आप 1 आवर ले सकते हो यूनिट टाइम मतलब, दिस इज डिपेंड्स ऑन यू। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम? तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने टोटल ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे टोटल ऑसिलेशन कितने कर रहा है। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय ए पार्टिकल, पार्टिकल कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, और ऐसे ऑसिलेशन को कितने कंप्लीट कर रहा है पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा टाइम पीरियड के इनवर्स होती है। मतलब जैसा कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है वैसे ही। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, अगर टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अगर हम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर आप फ्रीक्वेंसी को n बोल दो, n बोल दो। तो क्या होगा? देखो भाई, पीरियड की जगह पीरियड का वैल्यू क्या है? 2 पाई अंडर रूट, क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो अगेन अगर मैं, ये था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, है ना, याद है आपको? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, क्योंकि k बाई m था नीचे, फिर इस m को ऊपर लेकर गए थे तो m बाई के बना। अभी अगेन आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी में क्या आने वाला ट्विस्ट, ये के ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो आप कहोगे के अगर ऊपर गया तो 2 पाई जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा इस तरीके से 1 अपॉन 2 पाई, और एक के ऊपर गया तो क्या बनेगा? के अपॉन m इज द आंसर। तो आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का एक नया फॉर्मूला मिला। क्या मिला? 1 अपॉन 2 पाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाई के बाई m, मल्टीप्लाई के बाई m। सो दिस इज द फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई के बाई m। सो अगेन व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? तो हम कहेंगे पर सेकंड। क्या कहेंगे? पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज पर सेकंड में होती है।
तो आप इसको सेकंड इनवर्स बोल सकते हो या फिर पर सेकंड बोल सकते हो इसका यूनिट। तो डायमेंशन क्या आएगा, t-1। किसका उल्टा, टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या था, t1, तो इसका क्या होगा, t-1, उल्टा डायमेंशन होगा, क्योंकि ये दोनों चीज एक दूसरे से उल्टी है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ना है एनर्जी। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कितनी होती है। जब भी पार्टिकल कोई एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके पास में टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो हमें पता है टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी मुझे पता है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब सर काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक पार्टिकल था जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई पार्टिकल था जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे होगा मेन पोजीशन उसका, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान से देखना इस बात को। जब भी आपका पार्टिकल इस तरफ जाना चाहेगा, पार्टिकल अगर आपने वहां पे स्प्रिंग लगा दिया तो क्या होगा, आपने जब ये एग्जांपल देखा था ना ये वाला, ये तो आपने इसको इस तरफ मूव किया था, फिर अपने आप वापस आ गया, फिर इस तरफ गया था, फिर अपने आप वापस आ गया इस मेन पोजीशन के अक्रॉस। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हमें पता है वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। जितना वर्क डन उतना ही पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो कि पार्टिकल अपनी जगह से मूव हो रहा है, तो भैया उसके साथ वेलोसिटी है, उसके साथ में स्पीड है। अगर स्पीड है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी भी है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv² हाफ। तो अगर किसी के साथ में स्पीड एसोसिएट है, किसी पार्टिकल के साथ में, कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो हम कहेंगे उसके काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन कितना कर रहे हैं हम लोग। अब वर्क डन कहां से आया सर, यहाँ पे बताओ मुझे। तो मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग को आप इस तरफ मूव कर रहे हो, इस तरफ, तो आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। वो फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो अभी इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर आप इसको इस तरफ खींच रहे हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने सोचो छोटा सा फोर्स लगाया, तो आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो अब ये कहां तक मूव करेगा, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करेगा। तो ये यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू मैक्सिमम, और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू मिनिमम, और यहाँ से फिर से इस तरफ अगर आता है वापस तो x इज इक्वल टू मैक्सिमम, लेकिन हम इसको नेगेटिव साइड बोलते हैं। तो भैया अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूँ, इस ब्लॉक को, इस मास m वाले ब्लॉक को, तो क्या होगा आप कहोगे सर आपने वर्क डन किया। क्यों, क्योंकि इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको इसको खींचना पड़ रहा है। अगर आपने फोर्स लगाया कुछ इसके इक्वल में और आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, समझो dx, तो आपने कहा छोटा वर्क डन किया dw, और इतना ही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। जितना मूवमेंट करोगे उतने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अपने पूरा मूवमेंट किया तो आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट किया। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो भैया वो जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा इसका टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी टोटल एनर्जी क्या होती है, तो हमें पता है टोटल एनर्जी होती है सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि टोटल एनर्जी जो है हर जगह पे सेम होती है, मतलब कांस्टेंट होगी। मान लेते हैं टोटल एनर्जी 10 है, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 7 है तो पोटेंशियल होगी 3, मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3 है तो पोटेंशियल होगी 7, मान लेते हैं ये 5 है तो ये भी होगा 5, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 2 है तो ये होगा 8, मतलब 2 काइनेटिक एनर्जी तो 8 पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से जो इसका टोटल एनर्जी है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे, हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की और हमें निकालनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी की, और कुछ महत्वपूर्ण केसेस दिखेंगे 2-4। उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ मान लेते हैं कि हमारा कोई पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है यहाँ से ऐसे। तो मान लेते हैं ये मेन पोजीशन होगा उसका, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन होगा इसका, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल कहीं ये ओ पोजीशन से यहाँ पे दूर है पी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं कि इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, हम उसको एक्स बोल देंगे। ठीक है, और दिस इज द पाथ ऑफ एसएचएम, और यहां से मेन पोजीशन से पार्टिकल पी पोजीशन पे गया। मान लेते कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और वो है एक्स, और एक्स की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो आपको अभी इस पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर, तो आप कहोगे मुझे टोटल एनर्जी भी चाहिए, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक और बन सकता है। मैं एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को ई बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी को भी ई बोलूंगा। बस यहाँ पे काइनेटिक है तो मैं यहाँ के दे दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा पी, तो ये होगा टोटल एनर्जी। अभी सवाल ये है कि सर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? तो मेरे पास में एक ऑप्शन है उसका। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमने देखा, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर। ये हर जगह फिक्स्ड है, ऐसा होगा फॉर्मूला। मास तो मान लेते कि इस पार्टिकल, जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है SHM, उसका मास m है, कंसिडर करो। तो मास अगर m है तो m तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि उसका मास कम ज्यादा होने वाला है नहीं। तो मैं इसको वही वैसे ही रखूंगा, हाफ m v स्क्वायर। अब हमने v स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला देखा था। v का हमने दो वैल्यू देखा था। एक ये था कि ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने एक और चीज देखी थी जो हम नहीं पढ़े लेकिन आपको सिलेबस से निकाला गया है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर सर्कल मेथड से एक टर्म आती है। सर्कल मेथड से आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेरेशन का वैल्यू निकालने के लिए आता है, लेकिन आपके सिलेबस हटा गया है। तो उसके अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी एक और चीज होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर आप वेलोसिटी को ये इस टर्म से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है मैंने ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, इससे। तो अभी हम देखते हैं, जब भी आपको बोलेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बताइए उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कहां पे प्रेजेंट है? तो आप कहोगे सर इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है। कहां पे? ये देखो। अगर उसने पूछा कि टाइम के रिलेटेड बताओ टाइम, तो आपको टाइम दिखेगा, यहां पे नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पे टाइम दिख रहा है। ठीक है, तो टाइम के रिलेटेड मतलब इस वक्त कहां पे, तो स्मॉल टी क्या दर्शाता है? टाइम। अभी पार्टिकल कहां पे है वो टाइम बताता है, स्मॉल टी। यहां पर भी टाइम है ओमेगा में, लेकिन वो जो टाइम है वो फिक्स टाइम है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/t और नीचे में जो टी आता है वो होता है टाइम पीरियड, तो वो तो फिक्स्ड है, ये वाला टाइम पीरियड। तो हमें बात चाहिए कि एट द मोमेंट, अभी के अभी वो पार्टिकल कहां पे है, तो हम कहेंगे स्मॉल टी समय पे वो यहां पर है। करेक्ट है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पूछा तो आप कहोगे इतने डिस्प्लेसमेंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर मैं v के जगह पे ये वैल्यू रख दूं, v का वैल्यू, तो क्या होगा? देखो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v का स्क्वायर है ना, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। देखो अभी क्या होने वाला, देखो यहां पे हाफ, मास का स्क्वायर है नहीं तो मास सिंगल रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर यहां पे पहुंचेगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर इसके पास में पहुंचा तो ये स्क्वायर और वो स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे आएगा ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब ये स्क्वायर ओमेगा के पास में पहुंचेगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और जैसे ही इसके पास में पहुंचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर। बहुत सिंपल टर्म्स है, आपको बस ध्यान देना है अच्छे से। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। किस फॉर्म में हो गया ये? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। इन केस आपको पूछा कि भाई टाइम के साथ रिलेशन बताओ काइनेटिक एनर्जी का, आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस बार मैं v के जगह पे ये फॉर्मूला पुट ना करते हुए v का मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा, तो क्या आएगा? देखो मास इनटू क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और इसका आएगा स्क्वायर। तो जैसे ही ये स्क्वायर इसके पास में पहुंचेगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इसके पास बनेगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसके पास आएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होगा? देखो हाफ मास a का स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो हमारे पास में रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी का एक और, जो कि टाइम के फॉर्म में है, तो यहां पे है हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी है कि जो एम और ओमेगा स्क्वायर है, इसको हमने एक चीज बोला था। क्या बोला था? देखो याद करो। तो हमने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, अगर आपको याद है।
तो जैसे यहाँ पे k का वैल्यू आएगा तो ये k का वैल्यू क्या होगा, तो k होगा m मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास में k का वैल्यू मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है। तो मैं इस m ओमेगा स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं हाफ k पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होगा एनर्जी काइनेटिक का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो आपको अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चला तो आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से बदल रही है। थीटा मतलब कौन सा, ये टोटल एंगल, दिस इज, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये टोटल एंगल थीटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके हिसाब से बदल रही है, तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से बदल रही है। और यहाँ पे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके हिसाब से बदल रही है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। आप यहां पर भी इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो हमने बोला क्या बोला, तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वैसे का वैसे, और व्हाट इज एम ओमेगा स्क्वायर, तो हम कहेंगे के, यहाँ पे के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ बोलोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बदल रही है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्टिव में कॉस स्क्वायर थीटा के साथ बदल रही है, वेरी कर रही है। तो ये हो गई कुछ टर्म्स। जब हमने ए फॉर्मूला निकाला तो ये बहुत काम की फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए फॉर्मूले आपको। ये आएगा आपको के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये एक फॉर्मूला ये बनता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, सो काइनेटिक एनर्जी आई हाफ के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बनता है हाफ के टाइम्स ए स्क्वायर, और यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो अभी हमारे पास में नेक्स्ट टर्म जो आने वाली है वो आने वाली है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो बहुत ही आसान है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पता होना चाहिए कि ये ओमेगा स्क्वायर को हमने पुट किया था के बाई एम। अभी बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है या फिर कुछ भी बंधा हुआ है, तो अलग अलग तरीके में अलग अलग तरीके की पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जैसे कि हम स्प्रिंग से बांधेंगे और स्प्रिंग को अगर इस तरफ खींचेंगे, मास कोई बांधा हुआ मास, तो ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा स्प्रिंग के कारण। और अगर हम कोई अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं तो हम कहेंगे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर हम और क्या कह सकते हैं, एक हो गया स्प्रिंग वाला, एक हो गया ग्रेविटेशन वाला। और आप जिस भी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वर्क डन करना पड़ता है। तो अभी हम वर्क डन करने वाले हैं। थोड़ा सा मान लेते हैं कि आपने यहां तक लेकर आए थे पार्टिकल को, यहां से थोड़ा सा dx, इतु सा dx आपने मूव किया उसे। कहां से कहां तक? ये dx यहां से यहां तक इतना मूव किया आपने पार्टिकल को, छोटा सा। तो आपको कुछ छोटा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने एक छोटा सा वर्क डन किया dw, और dw कितना किया? छोटा सा वर्क डन विद द फोर्स F। तो आपने वर्क डन कितना किया? dx, सॉरी आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? dx। वर्क डन किया, वो किया था इस फोर्स के अगेंस्ट dx डिस्प्लेसमेंट। अब सर ये यहां पे एक साइन आता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट किया। रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ था? अगर मैं इस पार्टिकल को इस तरफ मूव करूंगा तो ये जो यहाँ पे मोशन हो रहा है, जिसके भी कारण हो रहा है, जैसे कि स्प्रिंग बांधा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग बांधा हुआ है, तो हम इसको अगर इस तरफ मूव करते हैं, तो अगर मैंने इस तरफ मूव किया पार्टिकल को, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं मैं dx। देखो अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ आएगा स्प्रिंग का। अगर हम कोई पेंडुलम का काम कर रहे हैं तो पेंडुलम में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको डाउनवर्ड खींचेगा, तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, समझो, मतलब उसका मोशन इस तरफ रुकाएगा ना, इस तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो ये, तो दोनों केस में हम देखेंगे कि भाई अपोजिशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है
तो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। दोनों का साइन अपोजिट क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अभी मैं काम करता हूँ भाई, इस फोर्स की जगह पे फोर्स का रखता हूँ, और क्या है बताइए जल्दी से। तो आप बोलोगे सर फोर्स का वैल्यू है, याद करो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आप यहाँ पे सिंपल रख सकते हो माइनस के एक्स और यहाँ पे डी एक्स माइनस। आप देख सकते हो आराम से ये जो छोटा सा वर्क डन है इतू से डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो बनेगा के एक्स डी एक्स। इस डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं इतू से डी एक्स के लिए इतना वर्क डन डी डब्ल्यू, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी, तो हम कहेंगे मान लेते हैं कि हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स किया, क्या किया एक्स किया, तो मैं टोटल वर्क डन कितना होगा, तो मैं जितना निकालता हूं वर्क डन इज इक्वल टू इस छोटे छोटे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, इतु सा वर्क डन। मैं हमें हर बार तो ऐड नहीं करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इंटीग्रेशन करता हूं। कितना इंटीग्रेशन करोगे सर, जीरो से लेके एक्स तक। अब एक्स क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और जीरो क्या है, जीरो है उसका शुरुआती पॉइंट। अब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे। तो आप बोलोगे सर अभी छोटे वर्क डन का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे छोटे वर्क डन का वैल्यू है के एक्स डी एक्स। इस dx के लिए इतना dw वर्क डन। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये देखो ये जो k है ये कांस्टेंट है, इसका जो x है वो भी कांस्टेंट है, सॉरी x कैसे कांस्टेंट हो सकता है सर, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 0 टू x x dx। आप बोलोगे x का इंटीग्रेशन बनेगा dx के रिस्पेक्टिव आएगा x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आएगा k, और उसका जो लिमिट है वो दे देंगे 0 टू 2 तक। तो ये होगा वर्क डन। अब भैया वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू, देखो अच्छे ध्यान देना अभी यहाँ पे k डिवाइड बाय 2, और इस x के जगह पे पहले मैं, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है यहाँ पे x है, ये लिमिट है ऊपर वाली, x के जगह पे x का वैल्यू तो आएगा x स्क्वायर माइनस 0 रखूंगा x की जगह पे तो ये आएगा 0 स्क्वायर, और आपको पता है वर्क डन कितना होगा, फिर वर्क डन होगा ये 1/2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे आएगा k, 0 तो गया काम से, फिर बचा कौन x स्क्वायर, तो आपका बना वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो अगर आप बोलोगे कि अभी इसमें कुछ और हो सकता है क्या, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। देखो अब और कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर मैं इस के जगह पे कुछ और वैल्यू डालूं तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो यहां से के का वैल्यू निकालो तो के इज इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। हम पढ़ चुके हैं ये चीज। अगर मैं यहाँ पे k के जगह पे वैल्यू डालूंगा तो ये बनेगा हाफ, और यहाँ पे आएगा k के जगह पे m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि आपके पास में इस x की वैल्यू कुछ है डिस्प्लेसमेंट की, और वो है ये a sin ओमेगा t प्लस 5, तो आप रख सकते हो आसानी से हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो क्या बनेगा a sin ओमेगा t प्लस 5, और इसका आएगा स्क्वायर क्योंकि x का है स्क्वायर। तो आप देखो वर्क डन का वैल्यू क्या बन रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर जाएगा इसके पास में तो बनेगा a स्क्वायर, और ये स्क्वायर जाएगा इसके पास में तो बनेगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा एंगल ओमेगा t प्लस 5। तो हमारे पास में अभी एक नया वैल्यू मिला, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। अगर आपको पता है तो मैं इसको k बोल सकता हूँ, तो आप अगेन इसको शॉर्टकट कर सकते हो k टाइम्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, और इसका वैल्यू है ये, इसे कहते हैं वर्क डन। और हम पता है वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकता हूँ। क्यों, जितना वर्क डन करोगे उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आ गया, एक्स के साथ वैरी कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन, और दूसरी बार हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी वैरी कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा के साथ में, थीटा यानी कि ओमेगा टी प्लस 5, हम इसको कंबाइन अगर थीटा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ वैरी कर रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये होगा टाइम के रिस्पेक्टिव, होगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव। तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज मिली पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमें मिला हाफ k टाइम a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और एक मिला हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोलूँगा ई, एनर्जी पोटेंशियल मतलब ई ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आएगा हाफ पहला वाला वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे के रखना चाहते हो तो इस के एम ओमेगा की जगह पे आएगा के, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आएगा के, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये भी पुट कर सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी का नया फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी ईपी इज इक्वल टू हाफ के टाइम्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया वैल्यू। तो आपके पास में देखो अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। तो आपको अगर कंबाइनली टोटल एनर्जी अगर सिस्टम का निकालना तो कैसे निकालेंगे, आप इसको नोट कर लिए फटाफट। सो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। सबसे पहले मैंने बात की थी टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी क्या होती है, तो देखो आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होती है, तो क्लियरली यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, क्लियरली दिख रहा है आपको, हाफ पहला वाला के ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां से कुछ कॉमन निकालना चाहूं तो क्या आएगा, हाफ कॉमन आएगा यहां से और यहां से, के भी कॉमन आएगा यहां से और यहां से, बचा क्या अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर दोनों टर्म बाहर गई तो बचा क्या प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको पता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 0, तो यहां पे क्या बचेगा के टाइम ए स्क्वायर, और ये होगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये हमेशा फिक्स होती है। मतलब अगर मैं के की जगह पे अगर के का वैल्यू डाल दूं तो होगा एम ओमेगा स्क्वायर, के मतलब एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा टोटल एनर्जी। तो आपको पता चल गया कि टोटल एनर्जी फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि आपका मास फिक्स्ड है, आपका एम्पलीट्यूड फिक्स है किसी मोशन का, और आपका ओमेगा भी फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, और आपको पता है 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, बचा कौन टाइम पीरियड। और अगर आपका एम्पलीट्यूड फिक्स है, अगर आपका मास फिक्स है, तो आपको टाइम पीरियड कैसे बदल सकता है, वो भी फिक्स होगा। इसलिए टोटल एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। आपको मिल गया टोटल एनर्जी, आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी, आपको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का यूज करके आपने निकाला टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके आपने निकाला टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला का यूज किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और वी के जगह पे हम ये वाला रखे और ये वाला वैल्यू रखे। फिर निकाला एनर्जी ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आया था हाफ जो भी आऊंगा के एक्स स्क्वायर। फिर हमने निकाला थर्ड नंबर पे टोटल एनर्जी, और वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान था, ऐसे हम छोटे छोटे काम करते रहेंगे आगे। अगर हमारे पास में इस काइनेटिक एनर्जी को कुछ और प्रकार से अगर लिखना है, तो इस ओमेगा की जगह पे आप कुछ और पुट कर सकते हो। देखो क्या पुट कर सकते हो, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। मतलब अगर मैं टी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूं तो 2 पाई बन जाएगा एन, 2 पाई वैसे रहेगा, और 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी। कैसे देखो, 2 पाई वैसे का वैसे, और यहाँ पे बचेगा टी नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, तो इसको मैं टी को अगर बाहर निकालू तो लिखना पड़ेगा 1 बाई टी, और 2 पाई और 1 बाई टी कौन होता है एन। तो ये अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और मैं इसको लिखता हूँ 2 पाई एन। तो अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर करूंगा, देयरफॉर अगर ओमेगा का स्क्वायर करूंगा, देखो क्या होता है, अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो इस ओमेगा का स्क्वायर बनेगा, तो ये 2 का भी स्क्वायर बनेगा। देखो इसका अगर स्क्वायर करूं तो यहाँ पे भी टोटल इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या बनेगा 2 पाई एन का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। तो आपको ओमेगा का स्क्वायर कितना मिला 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो आपको टोटल एनर्जी कितनी मिली अभी देखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास वैसे का वैसे, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो आप 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये ओमेगा खत्म हो गया, ओमेगा स्क्वायर, अभी बचा एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर आपको इसको पीरियड के फॉर्म में लिखना है टोटल एनर्जी को, क्या लिखोगे, तो ये आएगा 1/2 पाई 1/2 एम, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, ये रहेगा पाई स्क्वायर, ये रहेगा
पाई स्क्वायर, और टी क्या, एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड, ये आएगा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, अगर इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो इस तरीके से इसको करना था। देखो यहाँ पे इस 2 और 4 का आप कुछ कर सकते हो तामझाम, तो क्या होगा 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 2, तो आपको टोटल वैल्यू क्या मिलेगी 2 टाइम m, ये होगा 2 1 2 और 2 2 4, तो ये 2 गया काम से, m बच्चा 2 बच्चा, पाई स्क्वायर भी बच्चा और अपॉन टी स्क्वायर भी बच्चा, और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर। तो ये हो सकता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। वैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखोगे टोटल एनर्जी कितना आएगा, टोटल एनर्जी आएगा 2 टाइम m स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर गया तो n स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सॉरी मास स्क्वायर नहीं है, मास स्क्वायर नहीं है, मास स्क्वायर नहीं है, मास सिंगल है। तो ये होगा एक और नया फॉर्मूला टोटल एनर्जी का। सो हमने देखा टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दो प्रकार से देखा, टाइम पीरियड के फॉर्म में देखा और इसके भी देखा। तो क्या है 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर m, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर m, और यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर m a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। सो हमने देखे कि भाई किस तरीके से डिपेंड कर रहा है टोटल एनर्जी m के ऊपर, a के ऊपर और t के ऊपर। तो इस तरीके से इसको करना था, बहुत ही आसान था, बहुत ही प्यारा था। इसके कुछ स्पेशल केसेस है, तो हम अगले सेशन में इसके स्पेशल केसेस देखेंगे और साथ ही देखेंगे न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।